देखो आज से हम प्री के प्री की क्लास चालू कर रहे हैं और उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 को अपन पहले पढ़ते हैं और है तो छोटी सी यूनिट, लेकिन क्वेश्चन हर बार इससे 5-6 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। यूनिट का नाम तो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इस यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हमको इसका विकास समझना है, इतिहास, कुछ डेट याद रखनी है, कुछ व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं कि किसने क्या आविष्कार किया क्या। दूसरा इसमें सबसे मेन है संयोजी बैंड के सिद्धांत को समझना। संयोजी बैंड के सिद्धांत को समझना, यदि संयोजी बैंड के सिद्धांत को समझ जाओगे तो फिर इसके बाद जो भी है, क्योंकि इसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक फिर कुछ उपकरण देखने हमको, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड, आईसी, ऐसे कुछ उपकरण देखने हैं। और फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखेंगे जो सिर्फ अपन देखने के लिए देखेंगे, बाकी एग्जाम के दृष्टि से हर बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इन 3-4 टॉपिक से ही पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो क्या है कि देखो विकास क्रम में आपको कुछ व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, कुछ वैज्ञानिक किसने क्या खोजा, किस सन में खोजा, वो तो केवल आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं बनता। डायोड के प्रकार में पूछ ले रहा है, अर्धचालक क्या है, पी प्रकार का है, एन प्रकार का है। इसी में एक टॉपिक हमको दिखाई देगा लॉजिक गेट, इससे भी क्वेश्चन पूछा है उनने। आगे भी पूछेगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के हो, उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो ये एक यूनिट दी है, मतलब हमारी यूनिट नंबर 9 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक। उसकी जो पहली टॉपिक है यूनिट नंबर 9 का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इतनी चीज हमको पढ़नी है और थोड़ा सा देखेंगे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास, कुछ संस्थाएं हैं भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी काम कर रही हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हैं वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट नंबर 9 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक का विकास क्रम। और देखो पूरा संयोजी बैंड सिद्धांत पर फोकस है। यदि संयोजी बैंड सिद्धांत को समझोगे तभी समझ आएगा कि अर्धचालक क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है और कैसे वो काम करता है, ठीक है ना। बाकी तो ज्यादातर में क्या है, जैसे विकास क्रम में तो आपको कुछ फैक्ट है जिसको याद रखना है, उसमें ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। किसने क्या खोज लिया, उस वैज्ञानिक का नाम याद रख लिया, कब खोजा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे एक वैज्ञानिक है विलियम रॉन्टगन, जिनने एक्स किरणों की खोज की। तो देखो यहीं से थोड़ी सी शुरुआत है। 1895 एक्स किरणों की खोज की गई। ये इलेक्ट्रॉनिक का विकास क्रम है, उसका इतिहास कह लो, विकास क्रम कह लो, किसने की, विलियम रॉन्टगन। अठारह सौ पंचानवे में जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन से थे ये, जर्मनी के। जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की। फिर दूसरी 1897 जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर 1904 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग
जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इनने क्या किया, इन्होंने पहला वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया 1904 में। फिर 1906 ली डी फॉरेस्ट, ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड का निर्माण किया, ट्रायोड का निर्माण, और 1907 में इसे एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया, एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया 1906। फिर 1906 के बाद जो अगला डेट है जो आपको याद रखनी है वो है 1912-13। 1912-13 में ली डी फॉरेस्ट और एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का आविष्कार किया, ऑसिलेटर बनाया। फिर अगली डेट है 1948, 1948। अब देखो 1948 में तीन वैज्ञानिक हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है जॉन बेरिडीन, जॉन बेरिडीन, वॉल्टर ब्रेटन, वॉल्टर ब्रेटन, और तीसरे हैं विलियम शॉकले, विलियम शॉकले। ये तीन वैज्ञानिक है 1948 में। इन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर। और इसी ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए 1956 में इन्हें नोबेल दिया गया था, 1956 में नोबेल दिया गया था। फिर एक और डेट याद रखो 1958, 1958 में जैक किल्बी, जैक किल्बी आईसी का आविष्कार किया, आईसी चिप, आईसी चिप का आविष्कार किया जैक किल्बी ने। ये तो पूछा भी जा चुका है और बाद में इन्हें इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये देखो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में याद रखने हैं। अब देखो बहुत सारी किताब में सब में अलग अलग फैक्ट और भी दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन इतने तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसी में से यदि सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैक किल्बी वो पूछ चुका है तो बाकी भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास के रूप में याद करने हैं कि जैसे फिजिक्स में ही पढ़ते हैं एक्स किरणों की खोज की है, फिजिक्स में ये भी पढ़ते हैं जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। बस यही आपको नया है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब बनाया, 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड का निर्माण किया और 1907 में एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया। 1912-13 ली डी फॉरेस्ट, एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने ऑसिलेटर का आविष्कार किया। फिर ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में तीन है, जॉन बेरेडिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले। और जैक किल्बी है जिसने आईसी चिप का आविष्कार किया था 1958 में, ठीक है ना। और बाद में इसको भी इसके लिए नोबेल मिला था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक कुछ फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन चीज है
वो हमको ये समझना है कि जो पेपर में क्वेश्चन जो जिस इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जा रहा है उसको हमको देखना है। इसका जो आधारभूत है वो ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड क्या होता है और ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों के प्रकार, क्योंकि ऊर्जा बैंड के आधार पर ही पदार्थ 3 प्रकार के दिखाई देंगे हमको, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और इसमें हमको समझना है बेसिक अर्धचालक पर फोकस करना है। लेकिन वो अर्धचालक तक पहुंचने से पहले आपको ये तो समझ आए कि ऊर्जा बैंड होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इस ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों के कितने प्रकार बताए गए हैं। देखो, ऊर्जा बैंड को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक परमाणु या इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अलग से ये ऊर्जा बैंड का सिद्धांत दिया गया है। तो देखो, हमको ऊर्जा बैंड का सिद्धांत पता होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत ऊर्जा बैंड का ये पता हो इसके लिए थोड़ा सा आपको परमाणु की संरचना की जानकारी होनी चाहिए। भाई देखो, इतना तो सबको ही पता होगा कि ये कोई पदार्थ का ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ, उसका जो सबसे छोटा कण है परमाणु, उस परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप की वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जिन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये कक्षा, कक्षा या इसी को कोष कहते हैं, ऑर्बिट, कक्षा या कोष कहते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, ये जो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, जिस चक्कर लगाने का जो लाइन है या जो क्रम है, उन वृत्ताकार कक्षाओं को भी हम क्या है, ऊर्जा कोष कह रहे हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, कि किसी पदार्थ का ये नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं, जिन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। ये तो बेसिक सी बात है। अब देखो, ये इसको भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ते हो, परमाणु का जो सिद्धांत दिया गया था अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया था कि ये जो कक्षाएं हैं या जो ऊर्जा स्तर है इसका भी अलग अलग नामकरण किया गया है कि ये जो सबसे नाभिक के जो सबसे नजदीक कक्षा होती है उसको के कहते हैं, फिर उसके ऊपर वाली एल है, फिर एम है, और सबसे बाहरी जो कोष होता है वो एन कोष होता है, के एल एम एन। इसमें यह भी पता है आपको कि किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कि भैया जो के कक्षा है उसमें 2 आएंगे, एल में 8, ये है ना, ये सब, ये 2, 8, 10, 18, इस रूप में, वो सॉरी 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18 और 32, ये भी हम पहले से जान रहे हैं। फिर ये भी आप जान रहे हो कि ये जो ऊर्जा स्तर है या जो कोष है, इनको उप कोषों में भी विभाजित किया जाता है। ये जो कोष है या ऊर्जा स्तर है, इनको उप कोषों में भी विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग ये जो के एल एम एन कक्षा है ना, जो ऊर्जा स्तर, इनको उप कोषों में भी विभाजित किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि देखो, ये जो नाभिक है, नाभिक के पास वाली कक्षा है के, उसके बाद एल है, फिर एम है, फिर एन है। तो जो नाभिक के पास की कक्षा होगी, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक इनको बहुत ताकत से पकड़ के लगेगा। इन इलेक्ट्रॉनों को पदार्थ से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ते जाएगी, नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल का मान कम होते जाएगा। तो देखो, इसी आधार पर पदार्थों को 2 कैटेगरी, ये जो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के बताए जाते हैं, एक को कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन।
बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास है, मतलब वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल बल द्वारा बंधा रहता है उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से प्रबल बल के द्वारा बंधा रहता है और ये कहां पाया जाएगा? आंतरिक ऊर्जा स्तरों में पाया जाएगा। आंतरिक ऊर्जा स्तर, जो नाभिक के पास जो ऊर्जा स्तर है या नाभिक के पास जो कोष है उसको आंतरिक ऊर्जा स्तर कह दे रहे हैं, और जो नाभिक से दूर है उसको बाह्य ऊर्जा स्तर कह दे रहे हैं। तो जो बाह्य ऊर्जा स्तर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या देंगे कि बाह्य कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बंध के द्वारा बंधे रहते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, एक तो बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बद्ध और मुक्त से ही आप नाम से ही समझ रहे हो कि जो नाभिक के पास है वो ताकत से बंधा हुआ है, उसको पदार्थ से बाहर निकालना बहुत कठिन होगा, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको पदार्थ से अलग किया जा सकता है आसानी से। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखो हमको ऊर्जा बैंड स्तर तक ही पहुंचना है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत को समझना है, लेकिन उसको पहले थोड़ा सा ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। बद्ध इलेक्ट्रॉन हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर ये भी अपन समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कक्षाओं में इनको हम ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर या कोष उप कोषों में विभाजित होता है। ये ऊर्जा स्तर या कोष क्या है? उप कोष में विभाजित होता है। अलग अलग उप कोष होते हैं एस पी डी एफ, अलग अलग उप कोष होते हैं एस पी डी एफ। इनको भी हम केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी कक्षा में कितने होंगे और एफ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के लिए बस ये कोष और उपकोष को भी समझना मेन था, क्योंकि इसी से अब क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। एक चीज और हम पढ़ते हैं संयोजकता, कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक परमाणु अपनी संयोजकता पूरी करने की कोशिश करता है। पदार्थ के जो परमाणु रहते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक है इसी से उनकी संयोजकता का पता चल जाता है। कि किसी बाहरी कक्षा में उन्होंने कहा कि जो परमाणु है अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है, और अष्टक पूरा प्रयास करने के प्रयास में या तो वो इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दोनों मिलके एक दूसरे को सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन के अंदर जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि वो आपस में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। अब देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत को, जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है वो बस यहीं से निकल रहा है कि हो क्या रहा है कि देखो जैसे ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, ये नाभिक के बाहर की कक्षा कौन सी हो गई? आंतरिक कक्षा हो गई। और जो पहली कक्षा उसको क्या बोल रहे हैं? के कक्षा या के ऊर्जा स्तर। के ऊर्जा स्तर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो के ऊर्जा स्तर होता है इसमें कोई उपकोष नहीं होता है। तो यदि इसमें हम देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसे आ जाएंगे, इसमें उपकोष की जैसी कोई बात नहीं है, 1s2 2s की बात खत्म है। लेकिन इसके बाद का जो ऊर्जा स्तर है एल, एल ऊर्जा स्तर, ये जो एल ऊर्जा स्तर है ये अब क्या है दो उपकोष रहेंगे इसके अंतर्गत, एस और पी। तो देखो ये दो हो जाएंगे, एक ये है और एक ये, इस टाइप से। उपकोष हो गया, तो एक ये हो गया और एक आंतरिक हो गया और एक बाह्य हो गया, ठीक है। और देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें है और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें। दोनों कोष में या दोनों ऊर्जा स्तर में हमको इलेक्ट्रॉन मौजूद दिखाई देंगे। अब इन दो कक्षाएं हो गई हैं, और दो कक्षा, एक कोष हो गया एक उसका उपकोष हो गया। तो जो अंदर वाला है, जो नाभिक से ज्यादा नजदीक है, जो नाभिक से ज्यादा नजदीक है, वहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक से अधिक नजदीक है वो क्या है? बद्ध इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जैसे एल है, एल के ऊपर फिर क्या आएगा अपना
एम, एम के ऊपर क्या है, एन। तो ये एम है, ये भी क्या है, के में तो कोई उपकोष नहीं है, एल में हमको उपकोष दिखाई दिया। इसी टाइप से उपकोष एम में भी है। तो देखो एम भी उपकोष में बटा हुआ है और एन भी उपकोष में बटा हुआ है, ठीक है ना। और दोनों जगह मतलब कोष और उपकोष दोनों जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो नाभिक के ज्यादा नजदीक है उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कह दिया, और जो नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो बस यहीं पे अब हमको ऊर्जा बैंड सिद्धांत की परिभाषा को देखना है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत की परिभाषा को देखना है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता क्या है। देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनकी बाह्यतम ऊर्जा स्तर में फैलाव हो जाता है। तो उनकी बाह्यतम ऊर्जा स्तर में फैलाव हो जाता है। जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनके बाह्यतम ऊर्जा स्तर में फैलाव होता है, और यदि उनको और अधिक पास लाया जाए, यदि और अधिक पास लाया जाए, और अधिक पास लाया जाए, और अधिक पास लाया जाए तो बाह्यतम ऊर्जा स्तर, बाह्यतम ऊर्जा स्तर में, बाह्यतम ऊर्जा स्तर अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, या एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे या मिल जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे या मिल जाएंगे। और ऐसे मिले हुए बाह्यतम ऊर्जा स्तर से एक मिश्रित ऊर्जा स्तर का निर्माण होगा। यही ऊर्जा बैंड की परिभाषा है। देखो कहना क्या चाह रहा है। ये तो मैंने आपको बस बेसिकली रिकॉल करवाया है कि भाई परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, उसी से ऊर्जा बैंड स्तर, उसी से ऊर्जा स्तर, उसी से ऊर्जा बैंड का सिद्धांत निकल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, उनका ये नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इस परमाणु का नाभिक है। फिर आप जानते हो कि परमाणु में क्या है, ये उसकी आंतरिक ऊर्जा स्तर, और बाहर जाते जाएंगे तो बाह्य ऊर्जा स्तर दिखाई देगा। ठीक है, ये दो परमाणु हैं, दो परमाणुओं को हमने बिल्कुल बिल्कुल क्या है, नजदीक लिया है। तो ये क्या कहा, क्या है परिभाषा, कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनकी बाह्यतम ऊर्जा स्तर में फैलाव होता है। ये आंतरिक ऊर्जा स्तर है जो नाभिक के पास है, जो कोश नाभिक के पास है, आंतरिक कोश या आंतरिक ऊर्जा स्तर कह रहे हैं, और जो नाभिक से बाह्यतम है उसको बाह्यतम ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि दो परमाणु को जब पास लाया जाता है तो उनके जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है ये मिलने लगते हैं। मिलते इनको और पास लाया जाए तो क्या कह रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनकी बाहरी ऊर्जा स्तर में फैलाव होता है। जो चुंबक टाइप है ना, ये चिपकने लगते हैं, दोनों फैलने लगते हैं। और अधिक पास लाएंगे तो उनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, अति व्यापन हो जाएगा। अति व्यापन मतलब क्या है कि देखो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये बाह्यतम ऊर्जा स्तर है, ये बाह्यतम ऊर्जा स्तर है, ये कुछ इस टाइप का, ये दोनों मिल जाएंगे, ओवरलैपिंग हो गई, अध्यारोपित हो गए एक दूसरे के ऊपर। और अब ये जो ऊर्जा स्तर बना है इसको क्या बोल रहे हैं, ये एक मिश्रित ऊर्जा स्तर का निर्माण कर रहे हैं, मिश्रित
ऊर्जा स्तर, मिश्रित ऊर्जा स्तर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि यदि इनको और पास लाया जाएगा, बिल्कुल अभी नजदीक लाए तो उनमें फैला हुआ, और नजदीक लाए तो उनमें अति व्यापन हुआ। यदि और इनको नजदीक लाया जाएगा तो ये क्या है, जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा तो एक ऊर्जा स्तर कहलाएगा संयोजी ऊर्जा स्तर और दूसरा ऊर्जा स्तर कहलाएगा चालन ऊर्जा स्तर। यदि और पास लाया जाएगा तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो क्या है, बाहर तक अध्यारोपित है तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक कहलाएगा संयोजी ऊर्जा स्तर और एक कहलाएगा चालन ऊर्जा स्तर। संयोजी ऊर्जा स्तर और चालन ऊर्जा स्तर। ठीक है ना। तो देखो ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को जब एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो उनके बाह्यतम ऊर्जा स्तर में फैल जाते हैं या उनके बाह्यतम ऊर्जा स्तर में फैलाव हो जाता है। और जब तो और अधिक पास लाया जाएगा तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो अध्यारोपित या एक दूसरे पर अतिव्यापन होने लगेंगे, मिल जाएंगे। अब फिर यदि इनके बाद भी इनको पास लाया जाएगा तो ये ऊर्जा स्तर क्या है, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, बाह्यतम ऊर्जा स्तर। और दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा तो जो एक ऊर्जा स्तर है उसको हम कहेंगे संयोजी ऊर्जा स्तर और जो दूसरा ऊर्जा स्तर है उसको कहेंगे हम चालन ऊर्जा स्तर। ठीक है ना। मतलब क्या है, ये जो आपका बाह्यतम ऊर्जा स्तर है, ये बाह्यतम ऊर्जा स्तर, ये बाह्यतम ऊर्जा स्तर क्या है, ये देखो इसके दो हिस्से इस टाइप से हो गए। ये एक हिस्सा हो गया और ये इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा। ये एक को कह रहे हैं हम बाह्यतम ऊर्जा स्तर या इसको संयोजी ऊर्जा स्तर नाम दिया गया है और दूसरे को नाम दिया गया है चालन ऊर्जा स्तर, कंडक्शन बैंड कहते हैं या इसको, और एक को कहते हैं हम वैलेंसी बैंड। संयोजी ऊर्जा एक हो जाएगा इसमें संयोजी और दूसरा हो जाएगा चालन। जो अंदर वाला है वो हो जाएगा संयोजी, ये वाला संयोजी, और जो बाहर वाला है वो हो जाएगा चालन। संयोजी ऊर्जा स्तर, चालन ऊर्जा स्तर। जो संयोजी ऊर्जा स्तर है इसी को हम निम्न ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर। और जो चालन ऊर्जा स्तर है इसी को क्या कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर। और ये जो बीच का खाली जगह है, इस खाली जगह के लिए भी एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड। वर्जित ऊर्जा अंतराल या इसी को वर्जित बैंड कह देते हैं या वर्जित ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। वर्जित बैंड कह लो या वर्जित ऊर्जा स्तर कह लो। ठीक है ना। तो देखो हमको ऊर्जा बैंड देखना था। ऊर्जा बैंड हमने क्या देखा है कि जो जब दो ऊर्जा बैंड कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनका जो बाह्यतम ऊर्जा कोश है या बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो क्या है, अतिव्यापित होता है और दो टुकड़ों में टूट जाता है। जो दो टुकड़ों में टूट जाता है तो एक को कहते हैं संयोजी ऊर्जा स्तर और एक को कहते हैं चालन ऊर्जा स्तर। जो अंदर वाला है वो संयोजी है और जो बाहर वाला है वो चालन ऊर्जा स्तर है। संयोजी ऊर्जा स्तर एक निम्न ऊर्जा स्तर होता है, चालन ऊर्जा स्तर एक उच्च ऊर्जा स्तर होता है। इनके बीच का जो गैप होता है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड या वर्जित स्तर कहा जाता है। तो देखो ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत, और इसी ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हमको क्या है, तीन टाइप के ऊर्जा स्तर दिखाई
दिए। संयोजी ऊर्जा बैंड पहला, संयोजी ऊर्जा बैंड दूसरा, चालन ऊर्जा बैंड, और तीसरा उनके बीच का गैप, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड कह देते हैं उसको, वर्जित बैंड। बैंड शब्द मतलब समझ रहे हैं ना, वो ऊर्जा स्तर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के हमको बैंड दिखाई दिए। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले ही हमको पढ़ना था ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड क्या होता है? ऊर्जा बैंड मतलब वही ऊर्जा स्तरों की बात कर रहे हैं कि जो बाह्यतम कोश है वो अधिरोपित होता है, अधिरोपित होने के बाद वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उस दो टुकड़ों की ही कहानी बता रहे हैं कि एक टुकड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कह रहे हैं चालन बैंड, नीचे वाले हिस्से को संयोजी बैंड कह रहे हैं, और उनके बीच का जो गैप है उसको वर्जित बैंड कह रहे हैं। तो देखो हमको याद है तो केवल ऊर्जा बैंड का सिद्धांत, ये आपको परिभाषा याद रखनी कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। ऊर्जा बैंड के तीन स्तर हमको दिखाई दे रहे हैं, इनको ऊर्जा बैंड के तीन स्तर कह लो या ऊर्जा बैंड के तीन प्रकार कह लो, बात एक ही है। ऊर्जा बैंड तीन प्रकार का होता है, संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड। देखो दोनों टाइप के विकल्प हैं आपके पास, आप इसको रट लो, इतना पंचायत में ही नहीं पढ़ो, लेकिन वो रटोगे तो थोड़ा सा दिक्कत देता है, समझ ही नहीं आता कहना क्या चाह रहे हैं ऊर्जा बैंड। ये इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई ताकि आपको समझ आए कि ऊर्जा बैंड के तहत वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब फिर देखो इसको इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको परिभाषा भी लिखना तो ही नहीं, हमको तो याद रखना है कि दो परमाणुओं को जब पास लाएंगे तो उनका जो बाह्यतम कोश है उसमें फैलाव होगा, दोनों एक दूसरे से अधिरोपित होंगे, अतिव्यापन हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और पास लाएंगे तो दो टुकड़ों में टूट जाएंगे। दो टुकड़ों में टूट जाएंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको चालन ऊर्जा स्तर, चालन बैंड कहेंगे, नीचे वाला क्या है संयोजी बैंड कहलाएगा, और उनके बीच का जो गैप है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब देखो अब इन तीन प्रकार के हो गए, इन तीन प्रकारों को देखना है कि संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है, और वर्जित बैंड क्या होता है। चालन, संयोजी और ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड। इसमें सबसे पहले देखते हैं संयोजी बैंड, इसको वैलेंस बॉन्ड कहते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है? तो देखो संयोजी अंदर वाला है, अंदर वाला है मतलब यहां पर क्या है, ये नाभिक के अधिक नजदीक है, नाभिक के अधिक नजदीक है। इसका मतलब क्या है कि यह, हम इसको लिख देंगे कि नाभिक से प्रबल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, नाभिक से प्रबल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। यह पूर्णतः भरा या आंशिक रूप से खाली होता है, पूर्णतः भरा या आंशिक रूप से खाली होता है। देखो ये याद करना, पेपर में यही पूछेगा, पूर्ण रूप से भरा या आंशिक रूप से खाली होता है। इस संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं, परंतु इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते, ठीक है ना। और क्या बता सकते हैं कि इसी में हमको क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये संयोजकता करने की स्थिति में रहते हैं, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या सहसंयोजक बंध बनाते हैं।
ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो संयोजी ऊर्जा बैंड है इसमें आपको तीन चीज याद रखनी है। ये तो आपको क्लियर ही है कि नाभिक के पास है तो प्रबल बंध द्वारा रहेंगे। इसमें जो याद रखना है ये क्या, कि ये या तो पूर्णतः भरा होगा या आंशिक रूप से खाली होगा। हमेशा इसमें आपको इलेक्ट्रॉन मौजूद दिखाई देंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, कभी आपको इसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और याद रखो कि इसमें इन इलेक्ट्रॉनों में धारा का प्रवाह नहीं होता। अभी ये समझ आएगा आगे, धारा प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता। इतनी बात क्या है आपको संयोजी बैंड के संदर्भ में याद रखनी है। दूसरा है चालन बैंड, चालन ऊर्जा बैंड। अब देखो चालन बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली या आंशिक रूप से भरा होता है। पूर्णतः खाली या आंशिक रूप से भरा, आंशिक रूप से भरा होता है। चालन ऊर्जा बैंड या तो पूर्णतः खाली होगा या आंशिक रूप से भरा होगा। पूर्णतः खाली होगा या आंशिक रूप से भरा होगा। ठीक है ना। और यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब पूर्णतः यदि खाली है चालन बैंड, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मतलब देखो ये चालन ऊर्जा बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो पहली बात तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। बाहतम कक्षा है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। यदि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह यदि इलेक्ट्रॉन है तो। विद्युत धारा का प्रवाह चालन ऊर्जा बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। अब मतलब तुम इस चीज से एक बात और समझ जाओ कि यदि किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें चालन ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि चालन ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, चालन बैंड की परिभाषा होगी। तो संयोजी बैंड, चालन बैंड। तीसरा हमने क्या देखा था, वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड। वर्जित बैंड, वर्जित बैंड के संदर्भ में क्या याद रखना है कि यह पूर्णतः खाली होता है। गैप है ना, पूर्णतः खाली होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। और इसकी क्या है, ये जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड है उसके बीच के गैप को कहा जाता है वर्जित बैंड। इसकी परिभाषा क्या कहते हैं कि चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच के गैप को या बीच के खाली स्थान को वर्जित बैंड कहा जाता है। एक चीज और याद रखना, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है या वर्जित बैंड है, इस वर्जित बैंड का मान कई बार क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या ताप पर। ताप पर यदि ताप बढ़ता है तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कम हो जाती है।
ताप बढ़ने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कम हो जाती है। ताप बढ़ने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कम होती है, मतलब ये ना, ये गैप कम होते जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत, और ऊर्जा बैंड सिद्धांत में तीन प्रकार के हमको क्या है, ऊर्जा बैंड दिखाई देते हैं। अब इसमें हमको देखना है ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों के प्रकार। ऊर्जा बैंड के ये देखो, आपको पेपर के हिसाब से बता दे रहा हूं, क्या याद रखना है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है ये याद रखना है। फिर ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या बताया हमने, कि जब दो परमाणुओं को पास लाया जाता है तो उनका बाह्यतम ऊर्जा स्तर में क्या है, फैलाव होता है, और पास लाया जाएगा तो वो एक दूसरे पर अतिव्यापन कर जाएंगे, और पास लाएंगे तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। जो दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो जो हिस्सा, जो ऊर्जा स्तर नाभिक के अधिक पास रहेगा वो क्या कहलाएगा, संयोजी ऊर्जा स्तर। जो नाभिक से दूर रहेगा वो क्या है, चालन ऊर्जा स्तर कहलाएगा। और उन दोनों के बीच का जो गैप रहेगा वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाएगा। फिर हमने संयोजी ऊर्जा बैंड की परिभाषा देखी, चालन बैंड की परिभाषा देखी। संयोजी क्या है, नाभिक से अधिक नजदीकी प्रबल बंध के द्वारा बंधा हुआ है। इसमें हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन उपस्थित दिखाई देगा ही, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कोई काम के नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता नहीं है। विद्युत धारा का प्रभाव किससे होता है, चालन ऊर्जा बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। यदि चालन ऊर्जा बैंड किसी में खाली है तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर तीन प्रकार के ऊर्जा बैंड दिखाई दिए, संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान तापमान पर निर्भर करता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कम होगी। ये जो दिख रहा है ना, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो गैप, यदि तापमान बढ़ेगा तो इनके बीच का गैप कम होते जाएगा। और देखो इनके बीच का गैप ही अभी अपन देखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह को निर्धारित कर देगा। ऊर्जा बैंड का अंतर बहुत ज्यादा है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऊर्जा बैंड के बीच की दूरी क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं है, मतलब यही चालन बैंड और उसके बाद जस्ट ऊर्जा चिपका हुआ है, विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेज होगा, मतलब वो कंडक्टर कहलाएगा। ये गैप जितना बढ़ते जाएगा पदार्थ को चालक की श्रेणी में आते जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत में ऊर्जा बैंड के तीन प्रकार देखेंगे। अब हमको देखना है ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है कुचालक, या इसको हम विद्युत रोधी भी कह देते हैं। पहला कुचालक पदार्थ, कुचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, देखो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं कि फिजिक्स में हम चालकता पढ़ते हैं, और चालकता मतलब क्या होता है कि पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है इसके आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। चालकता के आधार पे आपने पदार्थों का वर्गीकरण देखा होगा कि एक को हम कहते हैं चालक पदार्थ, एक को कहते हैं हम कुचालक पदार्थ, और एक कहलाते हैं क्या, अर्धचालक।
ये चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम पहले देख चुके हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि चालक किसको कहते हैं, कुचालक किसको कहते हैं और अर्धचालक किसको कहते हैं। चालक क्या है भैया? चालक वो है जिसमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। चालक विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से, इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम, जितना कम रहेगा प्रतिरोध तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है, अर्थात चालकता कम होती जाती है, मतलब ताप का भी इन पर प्रभाव रहता है। इसी टाइप से आपने कुचालक पदार्थ देखा होगा। कुचालक पदार्थ किसको कहा गया है कि जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं होता, मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव ही नहीं है। लकड़ी, पत्थर, इस टाइप के ये कुचालक पदार्थ देखे गए हैं। इन कुचालक पदार्थों में भी क्या होता है, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, रेजिस्टेंस इनका ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। फिर एक तीसरी कैटेगरी अपन ने पढ़ी थी अर्धचालकता, जिसमें क्या है, जिनकी चालकता चालक से कम और कुचालक से थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक को भी हम क्या है, तापमान के आधार पर, तापमान का प्रभाव भी अर्धचालक पर देखा था। तो देखो ये जो हमने चालकता पढ़ी थी ना, उसी चालकता का यहाँ पे उपयोग है। जब आप ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हो तो 3 प्रकार के पदार्थ हमको दिखाई देते हैं। इसमें जो पहला पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, कुचालक। अब लेकिन देखो यहां पर कुचालक की वो परिभाषा नहीं है जो चालकता के आधार पर, हमको क्या है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थों की परिभाषा देनी है। तो देखो यहां पर उनकी परिभाषा होगी कुचालक पदार्थ। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर कुचालक पदार्थ किसको कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड, जिनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। कुचालकता के आधार पर परिभाषा है कुचालक की क्या, इसमें विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता। ऊर्जा बैंड स्तर के आधार पर आपको जो परिभाषा देनी है कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड, अब देखो अब भी हमने पढ़ा संयोजी बैंड, चालन बैंड और ऊर्जा अंतराल। तो क्या कह रहे हैं कि गैप बहुत है। परमाणु का मॉडल समझ लो कि ये, इसमें मान लो ये आपका चालन बैंड है, ये आपका संयोजी बैंड है, संयोजी, और ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये बहुत ज्यादा है। और इसका भी मान दिया गया है, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। दशहरा भी हो गया, उसके बाद क्लास लगा है, फिर भी इसका गाना नहीं सीखा। जो कुचालक पदार्थ है या विद्युत रोधी पदार्थ, उसकी परिभाषा क्या है कि जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, मतलब जो इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये बहुत चौड़ा होगा। और कितना, इसका मान भी याद रखना कि जो कुचालक पदार्थ है उनके जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होगा, उसको हम कह रहे हैं कुचालक पदार्थ। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जरूरी है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का गैप कम से कम हो। जितना गैप कम होगा उतना पदार्थ चालक कहलाएगा। तो पहली ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कुचालक पदार्थ, दूसरा है चालक पदार्थ, कंडक्टर चालक पदार्थ, चालक या इसको हम सुचालक कह लेते हैं। तो देखो
चालक पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। सेम टू सेम परिभाषा है, बस अंतर उसमें है वे पदार्थ जिनमें संयोजी और चालन बैंड व चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो। जितना कम होगा उतना अच्छा चालक होगा। बहुत कम हो चालक कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना? ये चालन बैंड हो गए और ये बिल्कुल इससे लगा हुआ संयोजी बैंड। ये संयोजी, ये चालन, बीच का गैप बिल्कुल नाम मात्र का है। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो देखो, जैसे चालक पदार्थ के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 वोल्ट से अधिक होता है, वो कुचालक के लिए 3 वोल्ट से अधिक होता है, चालक पदार्थ के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है। ये भी याद रखना, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0। कोई गैप नहीं होगा, तब तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसमें। ठीक है, अब देखो, अब चालक कुचालक के उदाहरण तो आपको पता ही है भाई। चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे तांबे का तार, तांबा और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, सबसे अच्छा, उनका प्रतिरोधक बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है? ये ऊर्जा अंतराल बिल्कुल 0 होता है। जैसे जैसे ऊर्जा अंतराल बढ़ता जाएगा, जैसे लोहा है वो भी विद्युत धारा का, वो भी एक चालक ही होता है, लेकिन वो तांबे बराबर अच्छा चालक नहीं, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? ये गैप थोड़ा सा ज्यादा है। कुचालक पदार्थ तो पता ही है, रबड़, पत्थर, लकड़ी, गैप बहुत ज्यादा है। ये गैप के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह अभी बताया कि ये जो चालन बैंड है इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह चालन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संग, यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी परमाणु के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो एक देखो चालक हो गया, कुचालक हो गया, और तीसरा पदार्थ है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं वे पदार्थ जिनका संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड, संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक, चालकों से अधिक एवं कुचालकों से कम होता है, कुचालकों से कम होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो चालकों से कम होता है, अर्धचालक कहलाते हैं।
ठीक है ना। तो देखो ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत कम है। अर्धचालक में क्या होगा कि ये जो चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, इनके बीच का जो गैप है वो इनसे कम लेकिन इनसे अधिक होगा, वो अर्धचालक कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहेंगे। और इनके जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कई अर्धचालकों का कम भी होता है, कई का 1 इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाता है, इसलिए लगभग शब्द लिखा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है। तो देखो तीनों पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान याद होने चाहिए। चालक पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या है? 3 वोल्ट। जो अर्ध कुचालक पदार्थ है उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जो चालक पदार्थ है उसके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। जो अर्धचालक पदार्थ होता है उसके वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, ठीक है ना। तो देखो ये 3 टाइप के पदार्थ होते हैं। अब देखो अर्धचालक की क्या परिभाषा है? अपनी कोई परिभाषा नहीं है, ये चालक और कुचालक से ही निकाल के दे रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक से अधिक और कुचालक से कम, वो कहलाएंगे अर्धचालक। बस देखो आप अर्धचालक की कोई और परिभाषा हो वो अलग है चालकता के आधार पर, लेकिन संयोजी बैंड के आधार पर अर्धचालक की परिभाषा यही है कि वे पदार्थ जिनकी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो चालक की तुलना में अधिक होता है और कुचालक की तुलना में कम होता है, वे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो इसमें अर्धचालक पदार्थ में एक फैक्ट और याद रखना है आपको। अर्धचालक को भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। इस अर्धचालक में एक चीज और याद रखना है कि जो परम शून्य ताप होता है, अत्यधिक निम्न ताप है जो परम शून्य ताप, परम शून्य ताप पर चालन बैंड पूरी तरह खाली होता है। चालन बैंड पूरी तरह खाली होता है। परम शून्य ताप पर चालन बैंड पूरी तरह खाली होता है, अर्थात अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है। अर्थात अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है। अर्थात अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है। और यदि ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर यही अर्धचालक चालक बन जाता है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। देखो यहीं से वो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक का आपको समझना है। जैसे ये देख रहे हैं कि 2 ऊर्जा अंतराल है, एक को कह दिया चालन बैंड, एक को कह दिया संयोजी बैंड। चालन बैंड संयोजी बैंड बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब पहले ही बताया कि जो नीचे का संयोजी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होता है, लेकिन इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? चालन बैंड में जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जरूरी क्या है कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यदि चालन बैंड खाली है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्धचालक पदार्थ को जब परम शून्य ताप पर ले जाया जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, तो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह समाप्त हो, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन खत्म है। और जैसे चालन बैंड खाली, मतलब हमारा अर्धचालक क्या बन गया? कुचालक। फिर अब जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर क्या है? अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ते जाती है। तो देखो ताप बढ़ाने पर होता क्या है, ये गैप जितना कम होगा, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं। तो क्या होगा, यदि ये बैंड खाली भी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस बैंड में चला जाएगा। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड, एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन गया है, यहां पर जो जगह खाली हो जाती है, इस खाली जगह को कहते हैं होल। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन रिक्ति। हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल। इसी से पी और एन प्रकार का अर्धचालक हमको बनता दिखाई देगा। अभी बस इतना ही समझो कि ये इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन अभी डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक होल के बारे में। अभी तो बस आपको तीन पढ़ना है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, अब हम अर्धचालक के प्रकारों को देखेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। नेज अर्धचालक क्या होता है, फिर उसमें पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, उनका निर्माण कैसे होता है, उनमें अंतर क्या है, सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है ना। तो देखो आज अपन ने केवल इतना ही देखा है, ऊर्जा बैंड स्तर क्या होता है, ऊर्जा बैंड स्तर के कितने प्रकार होते हैं, संयोजी, चालन और गैप। फिर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब अर्धचालक को भी आपने समझ लिया, अब इस अर्धचालक के हमको प्रकारों को समझना है। ठीक है ना। तो वो प्रकार अपन अब कल समझेंगे। वो नहीं वगैरह घर जाओ।